चलिए बच्चे हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा जो आप वीडियो देख रहे हो, आपको ये वीडियो जो है हमारा ये आपको ये दूसरा क्लास है इसका, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और उसके इतिहास का। हम उसमें आपको टॉपिक बताए थे वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पार्लियामेंट कैसे आया, उसके साथ साथ इंडियन पार्लियामेंट का कैसे आपको इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है ना, उसके बारे में देखे थे। तो आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि हमारा जो है, हाँ ये आपको रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है, और आपको इसका पूरा PDF वगैरह या PPT वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको इसका जो वीडियो है हम आपको लिंक में भेज देंगे, ठीक है। इसका एक क्लास लाइव हुआ था, इसका अगला क्लास जो भी होगा आपको इस प्रकार से आज भी कुछ कंटेंट चलेगा और अगले क्लास में भी आपको बताया जाएगा इसका आगे का टॉपिक, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक लास्ट क्लास में जो देखे थे, आपको ये देखे थे कि कैसे ब्रिटिश भारत में आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके आधार पर हम देखे थे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ आपको क्या थे, देखा जाए तो हमारे पास कुछ आपको यहाँ पर असेंबली वगैरह थे, जिसमें हम लोग बताए थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल, चैम्बर ऑफ आपको प्रिंसेस और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, इसके बारे में चर्चा किए थे। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव आपको काउंसिल के बारे में चर्चा कर चुके थे। हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत वहीं से होती है। उसके बाद मैंने एक आपको तस्वीर दिखाया था जिसमें बताया था चैम्बर ऑफ आपको क्या प्रिंसेस, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। अब चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और मैंने एक आपको तस्वीर दिखाया था। ये हमारा क्या है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भारत में आपको बना हुआ क्या है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो 1861 से 1947 तक आपको इसको कहता है ब्रिटानी भारत का हिस्सा था, मतलब ब्रिटिश भारत का हिस्सा था या विधायिका था, मतलब विधायिका मतलब पार्लियामेंट, ठीक है ना। इससे पहले भारत में गवर्नर जनरल और उसके परिषद ने आपको और उसके पश्चात भारतीय संविधान ने आपको भारतीय संविधान सभा ने आपको इसे प्रतिस्थापित किया। 1950 में भारतीय संसद जैसे शब्द को लाया गया। मेरा कहने का मतलब है कि किस प्रकार से भारत के संसद का विकास हुआ, संसदीय इतिहास जो शुरू हुआ है उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो जब भारत आपको लोग पढ़ चुके थे, याद कीजिएगा कि 1 नवंबर 1858 को भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत होती है। तो उसके बाद ही आपको क्या बोलेंगे, लॉर्ड आपको जब हमारे वाइसराय जो थे हमारे, ठीक है ना, यानी उनके ही आपको शासन काल में 1861 में लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया और फिर धीरे धीरे करके भारत में वर्तमान परिवेश में भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम आया। तो ये हमारे एक स्वरूप है इंपीरियल विधान परिषद का, मतलब एक प्रकार से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का। उस समय हमारा आपको ब्रिटिश भारत का आपको जो स्वरूप था वो इस प्रकार का था, जिसमें आप देखोगे आपको लिखा हुआ है कि इंपीरियल विधान परिषद में आपको ये पद्धति जो थी वो द्विसदनात्मक थी, मतलब आपको इसमें भी दोहरा सदन था, ठीक है। और उस सदनों के नाम अगर बात किया जाए तो यहाँ लिखा था राज्य की परिषद, मतलब आप इसको अपर हाउस कहते हैं, ठीक है। दूसरा है केंद्रीय विधानसभा, जिसको आज हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, मतलब राज्य की परिषद मतलब जिसको आज हम लोग अपर हाउस या क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं, है ना, राज्यसभा कहते हैं। इसको कहते हैं स्टेट ऑफ काउंसिल भी नाम दिया गया। और ये आपको जो हमारा केंद्रीय विधानसभा लिखा हुआ है इसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, जिसको आज हम लोग बाद में लोकसभा का नाम दिए। वो भी देखेंगे कब से ये सब का नामकरण हुआ, ये सब देखना। अब कार्यकाल याद रखोगे, आपको यहाँ पर राज्य परिषद यानी कि स्टेट काउंसिल जिसको कहते हैं, उसका कार्यकाल 5 वर्षों का था, ठीक है। आप देखोगे अब मतलब क्या, इनके परिषद की जब बात करते हैं, आज हम लोग जानते हैं राज्यसभा का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है ना, उस आधार पर यहाँ पर 5 साल। अब लिखा हुआ आपके यहाँ पर केंद्रीय विधानसभा का जो अपना कार्यकाल, मतलब जिसको आज हम लोग लोकसभा कहते हैं, उसके आधार पर यहाँ बात करेंगे तो यहाँ बोलेंगे क्या कि वर्तमान में आपको भले ही 5 साल हो, लेकिन पहली बार आपको जो भी बना तो 3 वर्ष का आपको ये क्या था, इसका पूरा टर्म था, ठीक है। मतलब यहाँ पर केंद्रीय विधानसभा में 3 वर्ष के बाद चुनाव का आपको प्रोविजन था। अब इतिहास में आते हैं कि भाई ये हमारा जो हम पढ़ रहे हैं इंपीरियल विधान परिषद या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये कब गठित हुआ, तो हम लोग बोलेंगे 1861 में। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ 1861 से 1947 के बीच के इतिहास क्या कहेंगे, ब्रिटानी भारत का आपको विधायक या पार्लियामेंट्री सिस्टम। बाद में आपको क्या हो गया 1950 से इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। दोनों का आपको इतिहास पढ़ना होगा। हाँ, भंग कब हुआ ये याद होगा, क्या बोलेंगे 15 अगस्त के एक दिन पहले, यानी कि 14 अगस्त 1947, जिस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ उस दिन हमारा आपको क्या हुआ, ब्रिटिश भारत का आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम भंग किया गया, आपको एबॉलिश किया गया और फिर भारत में आपको संवैधानिक प्रक्रिया की शुरुआत होती है। और इसके भंग के साथ साथ हमारे देश में अब क्या होगा, भारतीय संविधान सभा का प्रक्रिया की शुरुआत हुई। हालांकि उससे पहले बन चुका था, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि आपको 22 जुलाई 1946 के बाद से संविधान सभा का गठन की प्रक्रिया जो शुरू हुई, और फाइनली बोलते हैं तो पहली बैठक जो हुई थी वो 1946 में ही हुई थी, 9 दिसंबर 1946, है ना। ये आपको याद रखना होगा और हम लोग पढ़े भी थे। तो देखोगे उस समय आपको देखा जाए तो आपको उसका प्रधान कौन था, तो बोलेंगे गवर्नर जनरल के परिषद, मतलब काउंसिल ऑफ क्या बोलेंगे, गवर्नर जनरल। ये आपको उस समय के आपको देखेंगे हमारे प्रधान हो गए। अब आते हैं, देखोगे आपको यहाँ पर वही बता रहे थे कि उस समय ब्रिटिश भारत में जितने भी देसी राजा रजवाड़े थे उन लोगों को एक मौका दिया गया, ठीक है। आपको एक प्रकार से देखेंगे क्या, तो देखोगे यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ था आपका ध्यान से, वो था क्या, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, याद होगे, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। इसी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का मैंने आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाया हुआ कि ये सब मेंबर थे उसके, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ये पार्लियामेंट का ही आपको देखोगे, आपको उस समय का बना हुआ आपके भवन का एक रूप चित्र लिया गया है, जिसमें आपको चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के सभी आपको क्या सदस्य, ये सभी राजा रजवाड़े थे जो ब्रिटिश भारत
भारत में आपको ब्रिटिश भारत के आपको अंग के साथ में जुड़े हुए थे। इनका काम क्या था, बोला गया आपकी समस्या को हम इस पार्लियामेंट में सुनेंगे और आपका काम है वहां की समस्या को यहाँ तक लेकर आना, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, ये आपके बातों को रखा जाएगा, आपको इग्नोरेट नहीं किया जाएगा। तो ये सब भी क्या हो गया, बाद में आपको इसी ब्रिटिश भारत का अंग बन गए और आपको ये सब चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में शामिल हुए। मतलब इनकी राजशाही बनी रही, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ शर्तों के साथ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो ये सब खत्म हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा होगा। प्रारंभ में छोटी सलाहकार, प्रारंभ में क्या थी, छोटी सलाहकार आपको परिषद थी जिनके रूप में आपको ये सेवा करते थे। विधायिका आंशिक रूप से आपको निर्वाचन निकायों का में विकसित हुई थी। मतलब आंशिक रूप से मतलब आज जो हम लोग जानते हैं हमारा लेजिस्लेटिव आपको पूरा असेंबली या सब चीज, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ आपको क्या, निर्वाचन निकाय, मतलब जो इलेक्शन की जो प्रक्रिया थी उसको कराने वाले आपको जो संस्था थी, है ना, उनका विकास आपको देखा जाए धीरे धीरे हुआ, क्योंकि आज का स्वरूप अलग है, उस समय का स्वरूप अलग था, ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अगला लिखा हुआ आपको यहाँ पर कि लेकिन मताधिकार के माध्यम से कभी कभी निर्वाचन नहीं हुआ था, ठीक है ना, आपको याद होगा। लेकिन ये सब आया कब से, तो बोलेंगे वो आया सब 1919 से। कब से आया, ठीक है। तो देखते हैं 1919 और 1935 के बीच में द्वैध शासन की अवधि के दौरान प्रांतीय विधायिकाओं का आपको बहिष्कार देखा गया। तो ये हम लोग इतिहास में भी पढ़े हैं और हम लोग जब इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत करते मतलब भारत के संविधान की जब शुरुआत कर रहे थे और संसदीय व्यवस्था की जब बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि आपको हमारा जो भी आज पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके एक्ट जो बनकर आया था 1919 और 1935 के आधार पर भी बना था, ठीक है ना। लेकिन शुरुआत में आपको लिखा हुआ है कि द्वैध शासन का आपको क्या हुआ, यहाँ पर विरोध हुआ। मतलब प्रांत में द्वैध शासन, फिर केंद्र में द्वैध शासन, ये सबका यहाँ पर विरोध हुआ था, ठीक है ना। पढ़ेंगे ये सबको भी, ठीक है। अगला देखो लिखा हुआ 1937 में सुधारों और चुनाव के बाद प्रांतीय विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में आपको क्या बोलेंगे, दल ने एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनाई थी, ठीक है। अब 1937 का जो चुनाव हुआ था उसमें अभी आपको देखा जाए तो हम जानते हैं उसमें कांग्रेस को सबसे अधिक आपको सीट मिला था। उसमें कांग्रेस जब चुनाव लड़ा था तो पीले बक्सा उसका चुनाव चिन्ह था, है ना। इसे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे जब हम लोग आपको पूरा आपको मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे तो वहां पर सारा चीज देखना है, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पर भी आपको कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में आई थी और पीला बक्सा उसका चुनाव चिन्ह था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि आपको कुछ ब्रिटिश भारतीय विषयों को यूनाइटेड किंगडम की संसद के लिए आपको चुना गया था। मतलब आपको यहाँ पर कुछ ऐसे विषय थे, ऐसे कार्य थे जो ब्रिटिश भारत में आपको क्या उनके संसद के लिए चुना गया था। सारा का सारा निर्णय या कानून जो भारत से बनकर नहीं जाता था, ठीक है। ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे लिखा लास्ट में इनके पास औपनिवेशिक विधायिकाओं की और आपको तुलना में बेहतर शक्ति था। मतलब कि हमारे पास भले अधिकार आ चुका है लेकिन पूर्ण रूप से अधिकार अभी भी बना हुआ था मुख्यतः कहाँ, ब्रिटिश भारत का, ठीक है। तो एक प्रकार का एक परिचय था थोड़ा बहुत। आज हम लोग को आगे जो पढ़ना है वो सब पढ़ेंगे। देखो बाद में ब्रिटिश भारतीय विधायिकाओं सॉरी आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम में 1937 के बाद बर्मा की विधानसभा, ये याद रखिएगा। तो हम लोग जान चुके हैं, पहले पढ़ चुके थे कि बर्मा को भारत से कब अलग किया गया था, 1937 में। किस एक्ट के आधार पर आपको बताए थे, 1935 के एक्ट के आधार पर अलग किया गया और उसी आधार पर 1937 में वहां पर विधानसभा बनाया गया। तो बर्मा का अपना अगर बात करेंगे आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1937 में। किस एक्ट के आधार पर, 1937 के आधार पर, ठीक है ना, ठीक है। अगर देखो लिखा आपको यहाँ पर सिलोन की आपको राज्य परिषद और ना ही आपको रियासतों के विधायी निकाय शामिल थे। ये सब आपको बना है 1937 में, ठीक है ना। लेकिन भारत के ये अंग में शामिल नहीं था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा समझोगे। भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा एक अधिनियम मतलब एक्ट बनाया गया था या भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का आपको विस्तार करने के लिए पारित किया गया था। ये लाइन नहीं भूलना है कि भारत में पहली बार हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो आपको भारतीयों को शामिल करने के लिए प्रोविजन जो लाया गया, मुख्यतः कब लाया गया कि भारतीय लोग भी अब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुख्यतः कब, तो बोलेंगे 1919 के एक्ट में। याद रखोगे, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जाना गया और भारत में प्रशासनिक और आपको क्या बोलेंगे संवैधानिक सुधार के लिए भी लाया गया, ठीक है। तो ये याद रखोगे कि आपको यहाँ पर पहली बार क्या लिखा हुआ है, भारतीयों की भागीदारी के बारे में आपको प्रोविजन लाया गया, आपको किया गया। इस अधिनियम में भारत के राज्य सचिव, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, भारत के राज्य सचिव आपको क्या, एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, अनुशासित सुधारों को शामिल किया गया था। मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो एक्ट आया था उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पहली बार आपको इस प्रकार से विस्तार से चर्चा किया गया था, ठीक है ना। तो ये हम लोग को इतिहास का विषय है, साथ हम लोग पॉलिटी में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये थोड़ा एक परिचय है जो हम लोग आपको शुरुआत कर दे रहे हैं कि किस प्रकार से भारत में आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1861 से आपको पूरी तरह से आपको ये इंप्लीमेंट हुआ, तो धीरे धीरे क्रमिक रूप से इसका विकास हुआ, अलग अलग कालखंड में इसका विकास हुआ।
ठीक है। अब लिखा हुआ देखोगे, इस अधिनियम ने 1919 से 1929 तक आपको 10 वर्षों का आपको कवर, मतलब 1919 का एक्ट जो था अगले 10 वर्षों के लिए लागू था आपको, कि भारत में आपको किस प्रकार से पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करेगा, द्विसदन व्यवस्था होगी या क्या क्या होगा, ठीक है। और सरकार का क्या इसमें रोल होगा, भारतीयों का इसमें क्या रोल होगा, ये सारा चीज इस अधिनियम ने आपको लिखा हुआ परोपकारी और क्या लिखा हुआ, निरंकुशता, खुद को बढ़ावा देने वाले आपको अधिकारियों का आपको कार्य किया। मतलब यहाँ पर इसका बहुत अधिक विरोध इसलिए हुआ था कि भारतीयों के लगने लगा कि ब्रिटिश भारत हमारा आपको हाथ छोड़ के जाएगी नहीं, या हमारा बोले वो कि भारत को अगले लंबे काल के लिए आपको गुलाम बना के रखना चाहती है, इसलिए आप इस प्रकार के कानून या व्यवस्था को भारत में लाना चाहती है। तो इसका व्यापक विरोध भी हुआ था कि ये सब चीज भारत में लगातार, क्योंकि आपको बात ये हो रही थी कि भारत को आजाद कर दिया जाए। क्यों हो रही थी, क्योंकि 1914 से 18 के बीच में जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसका आश्वासन दिया गया था कि भारत के लिए सोचा जाएगा, लेकिन उल्टा हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया, रॉल्ट एक्ट आया और ऐसे बहुत सारे कानून आए जिसका व्यापक भारत में। और उसी के बाद देखोगे इन सब के बाद आपको लगातार सरकार के दमनकारी नीति के आधार पर ही आपको 1920 का क्या हो गया, असहयोग आंदोलन, है ना। तो ये सब है, सब बहुत सारी कहानी इतिहास में पढ़ना है हमें। अभी को यहाँ पर हम लोग सिर्फ पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इसलिए ज्यादा कुछ आपको डिटेल में नहीं जा रहे, तो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी आपको इतिहास में बताने के लिए, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर आपको ये जो लिखा हुआ कुल मिला क्या, तो देखो लिखा होगा आपको जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति शुरू की गई। मतलब भारत में एक आपको क्या हो गया, एक ऐसी सरकार का आपको उद्भव हुआ जो भारत में आपको कानून बनाने की प्रक्रिया में और आगे बढ़े, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम तो आ चुका है, थोड़ा सा उसको डेवलप किया गया। और लिखा हुआ देखोगे यहाँ पर कि साइमन कमीशन द्वारा 10 वर्षों में इसकी समीक्षा की जानी थी। यही देखोगे 1919 में आपको हमारा एक्ट आया था और 1927 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने साइमन कमीशन को इंट्रोड्यूस किया। 1928 में वो भारत आया और 1 साल के अंदर में उसको लागू करने की प्रक्रिया चालू हुई कि हम इसको लागू कर देंगे। तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि आपको इन्हीं सारी चीजों के आधार पर साइमन कमीशन को आने वाले वर्षों में भारत में कंटिन्यू रखना था कि यही प्रक्रिया भारत में आने वाले समय में चालू रहेगी। लेकिन व्यापक विरोध इसलिए हुआ कि बात हो रही थी क्या, संवैधानिक मांग की, संविधान अपना, भारत का अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम का, भारत में अपनी सरकार की, भारत में अपने आपको स्वराज की, ठीक है, ये सब की बात हो रही थी। इस वजह से आपको इस सब का विरोध हुआ था, ठीक है ना। लिखा हुआ देखो 23 दिसंबर 1919 को अधिनियम को शाही स्वीकृति मिली। कौन सा अधिनियम को, तो बोलेंगे आपको अभी जो पढ़ रहे थे कौन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के बारे में, ठीक है ना। अब देखो उसी दिन राजा आपको या मतलब सम्राट ने एक घोषणा, राजा या फिर मतलब वहां के जो किंग थे उन्होंने, सम्राट ने, ठीक है, एक घोषणा जारी की कि जिसमें भारत के लिए संसदीय कानून का पाठ्यक्रम और अधिनियम के इरादे की समीक्षा की गई। मतलब जो भी है, मतलब बोला गया कि आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में यहाँ पर कानून बनाने की प्रक्रिया को शुरुआत किया गया, ठीक है। ब्रिटिश भारत में आपको वहाँ के किंग जो थे, ठीक है, आपको उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये सब आया कब, 1919 के एक्ट से ही आया था, ठीक है। अगला लिखा हुआ इस अधिनियम में केंद्रीय विधायिका को द्विसदनात्मक, आ गया फिर वही बात कि भारत में आपको इंपीरियल काउंसिल भी द्विसदनात्मक था, उसके बाद बाने वाली जितनी भी संस्था थी सब क्या थी, द्विसदनात्मक, जिसको आज हम लोग लोकसभा राज्यसभा कहते हैं। उसमें भी अपर हाउस और लोअर हाउस था, लेकिन एक क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरा क्या था आपको हाउस ऑफ पीपुल, है ना, याद रखोगे। देखो लिखा हुआ निचला सदन विधानसभा था जिसमें 145 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, ठीक है, क्या हो गए। तो बोलेंगे 1919 के एक्ट के आधार पर हमारा जो द्विसदनात्मक व्यवस्था लिया गया उसमें आपको निचला सदन जो था, ठीक है ना, निचला सदन मतलब विधानसभा, जिसको आज हम लोग लोकसभा कह रहे हैं, ठीक, उसमें कितने सदस्य थे, 145 सदस्य थे, जिनका कार्यकाल क्या था, 3 साल का। आपको हम अभी फिगर में दिखाए थे, ठीक है ना। अब लिखा हुआ देखोगे कार्यकाल 3 वर्ष का था। और आज का क्या हो जाएगा, ये लोकसभा का मॉडल, मतलब आज का लोकसभा का मॉडल वही से लिया गया। और ना आगे क्या लिखा हुआ, उच्च सदन दूसरा सदन था जो कि आपको क्या था, राज्य की परिषद, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसमें कितने सदस्य थे, 60 सदस्य। ये सब क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है, ध्यान रखोगे, ठीक है। अब इनका कार्यकाल क्या लिखा, सदस्य 5 साल के लिए कार्यकाल में थे। सदन का अपना कोई कार्यकाल था क्या, सदन का अपना कोई कार्यकाल नहीं था। जैसे आज राज्य विधानसभा जब बोलते हैं, ठीक है, यानी कि राज्यसभा जब बात करें उसका अपना कोई कार्यकाल है नहीं, उनके सदस्यों का 6 साल का कार्यकाल, वो ध्यान रखिएगा। अब देखो लिखा हुआ वर्तमान में हमारा राज्यसभा इसी मॉडल पर आधारित है, या आपको वहां पर अभी वर्तमान में उसी आधार पर सेवा दिया जा रहा है या किया जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं आपको क्या, वर्तमान परिवेश में भारत के संसद भवन का एक परिचय देखे थे, लेकिन वर्तमान में और उस समय जब भारत बना, भारत में संसद भवन के निर्माण की क्या क्या आपको विशेषता, मतलब भवन में जो भवन बना उसका क्या इतिहास रहा। तो संसद के बारे में पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन उसके पहले भवन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। भारत का संसद भवन विश्व के किसी भी देश में उपस्थित आपको वास्तुकला, मतलब वास्तुकला मतलब जो बोलते हैं ना कि आपको कि दिशा ज्ञान के साथ साथ, है ना, वास्तुकला, है ना, जिसमें क्या होना चाहिए, किस दिशा पर होना चाहिए ना, इसको कहते हैं, जो आर्किटेक्चर इंजीनियर होते हैं ना, वो आपको दिशा के आधार पर आपको बोलते हैं कि ये वास्तु ज्ञान, ठीक है।
तो आप देखोगे आपको एक बेहतरीन उदाहरण है जिसका डिजाइन उस समय के, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, उस समय के मशहूर वास्तुविद, ठीक है, क्या नाम है, लुटियंस ने किया था। एग्जाम में जब भी पूछेगा भारत के संसद भवन का आपको निर्माण करता कौन या उसका वास्तुकार कौन, तो क्या बोलेंगे, लुटियंस। हम याद करो बढ़ाया था आप लोगों को शुरुआत में ही कि नई दिल्ली का निर्माण करता कौन था, नई दिल्ली का निर्माण करता था एडवर्ड लुटियंस, याद करो बताया हुआ है, ठीक है। जब हम लोग डेमो में पढ़ने आते हैं तभी बताया कि दिल्ली जो पढ़ते हैं नई दिल्ली का निर्माण करता क्या हो जाता है, एडवर्ड लुटियंस, क्या हो जाता है ना, उनके साथ में भी लोग थे, ठीक है। देखो क्या है, और एडवर्ड लुटियंस जो पूरा नया दिल्ली का निर्माण किया, ठीक है, क्यों, क्योंकि 1912 में दिल्ली क्या बनी, राजधानी बनी। तो नई दिल्ली जब राजधानी बनी तो नया भवन चाहिए, नया कार्यालय चाहिए, क्योंकि राजधानी जब पहले कहाँ था, कोलकाता में, तो अब हमको सब चीज नया चाहिए, क्योंकि पुरानी दिल्ली जो थी मुगलों वाली दिल्ली थी, उसमें आपको सारे भवन पुराने थे, तो नया दिल्ली बनाना पड़ा और उसी में नए नए भवन है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र आपको सारा सरकार आपको सरकार जितना भी हमारा क्या एडमिनिस्ट्रेशन सब कहां से चलने लगा, दिल्ली से, इसलिए नए भवन की आवश्यकता पड़ी, पार्लियामेंट भी उठ के कहां गया, दिल्ली में, इसे सब आपको यहाँ पर लाया गया। तो एडवर्ड लुटियंस ने किया था और इनका निर्माण कार्य मतलब देखोगे ये वास्तुकार हो गए, तो बोलेंगे वास्तुकार मतलब जो डिजाइन तैयार किया, और इसका निर्माण कार्य के लिए आपको कौन थे, हार्वर्ड बेकर ने आपको निरीक्षण में, क्या निरीक्षण मतलब क्या हुआ, एक प्रकार से देखा जाए ये हो गया वास्तुकार, हो गया आपको एक प्रकार से इंजीनियर, ठीक है। तो दोनों ही अगर बात करेंगे तो बोलेंगे कि भाई भवन निर्माण में आपको लुटियंस और हार्वर्ड बेकर का योगदान है, लेकिन अगर एक हमको पूछेगा कि भाई किसके द्वारा किया गया या मॉडल किसने तैयार किया, तो बोलेंगे लुटियंस। मॉडल किसने तैयार किया, निर्माता कौन था, है ना, इस प्रकार से ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, अब ये देखोगे क्या लिखा हुआ है, इसकी आकृति कैसी है, ये गोलाकार गलियारों के कारण आपको शुरू में आपको सर्कुलर हाउस कहा जाता था। मतलब अगर कभी पूछ दे कि भाई हमारे पार्लियामेंट हाउस का आपको पुराना नाम क्या था, तो बोलेंगे सर्कुलर हाउस, क्या बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें गलियां जो है अंदर की आपको गोलाकार है, गोलाकार बनाने का भी कुछ ना कुछ आपको वास्तु के कारण आधार था, ठीक है, वो भी है, वो भी कभी पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ भवन के इतिहास में कब बना था, तो ये आपको डेट याद रखना होगा, ये भी नहीं आप बोल सकते कि ईयर कब से कब तक। तो देखो क्या लिखा, भारत के संसद भवन विश्व का शानदार भवनों में से एक है, जिसका निर्माण कब हुआ, 1921 में शुरू किया गया था, और ये मुख्यतः 1926 तक कंप्लीट लगभग हो गया था, लेकिन 27 लिया जाता है क्योंकि लिया देखो क्या, और यह 1927 में बनकर तैयार हो गया, और इस समय आपको इसमें थोड़ा सा फंक्शनल आपको शुरू हो चुका था, मतलब देखा जाए तो तैयार हो गया, तो बोलेंगे 1921 में बनना शुरू हुआ, कब बनना शुरू हुआ, ठीक है, और ये तैयार कब हो गया, ठीक है। इस भवन के निर्माण में कुल कितनी राशि खर्च की गई, उस समय के हिसाब से 83 लाख, बहुत बड़ी राशि थी, ठीक है। और संसद भवन का शिलान्यास आपको क्या लिखा हुआ है, ड्यूक ऑफ कनार्ड ने किया था। एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसका शिलान्यास मतलब इसका उद्घाटन किसने किया, इनॉग्रेशन किसने किया, ठीक है, ठीक है। नहीं, शिलान्यास मतलब इसका निर्माण के लिए सबसे पहला ईंट किसने दिया, शिलान्यास मतलब होता है कि पत्थर किसने रखा, सबसे पहला ईंट किसने रखा, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, तो बोलेंगे ड्यूक ऑफ कनार्ड, ठीक है। और देखोगे आपको लिखा इसका उद्घाटन भारत के तत्कालिक वायसराय किसने किया, लॉर्ड इरविन ने, क्योंकि आप आपको याद रखना 1927 से लेकर 1931 तक लॉर्ड इरविन हमारे क्या थे, वायसराय, वो पहले व्यक्ति थे जो वायसराय हाउस यानी कि वर्तमान आपको राष्ट्रपति भवन में भी रहे थे। तो भारत का पहला वायसराय जो राष्ट्रपति भवन में रहा, पार्लियामेंट्री सिस्टम में उन्होंने आपको पार्लियामेंट को इंट्रोड्यूस किया, उनके कार्यकाल में बहुत सारा चीज आया था, क्योंकि आपको 1912 से लगातार भारत में नई दिल्ली का निर्माण हो रहा था, तो आने वाले 20 सालों 10 साल के अंदर बहुत सारा चीज नया आया था, ठीक है ना। तो याद होगे भारत में आने वाला आपको देखो इसका शिलान्यास मतलब पहला ईंट रखने वाला का नाम क्या हो जाएगा, ड्यूक ऑफ, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं आपको यहाँ पर इसका उद्घाटन किसने किया, तो क्या हो जाएगा, वायसराय ऑफ लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन कब से कब तक, तो बोलेंगे 27 से 31 तक, 1927 से 31। भारत के राष्ट्रपति भवन, वर्तमान राष्ट्रपति भवन, उसमें बोलते थे वायसराय हाउस में भी रहने वाला पहला व्यक्ति कौन था, लॉर्ड इरविन, 1927। वो भी क्यों बना था, 1927 में वो भी इनॉग्रेशन हुआ था, है ना, उसका भी उद्घाटन उसी में हुआ था। अब देखो क्या लिखा हुआ है, भारतीय संसद की इमारत कब बनी थी, तो वही आपको देखो यहाँ लिखा हुआ है कि निर्माण आपको 1921 से 26 के बीच के दौरान किया गया, मतलब मुख्यतः अगर बात करेंगे तो 27 में पूरा कंप्लीट हुआ माना जाता है ना। अब देखो लिखा हुआ है आपको यहाँ पर, संसद भवन नई दिल्ली की सबसे शानदार इमारतों में से एक है, या दुनिया के किसी भी देश के विद्वान वास्तुकला का एक नया उत्कृष्ट नमूना, मतलब दुनिया में जितना भी आप देखोगे संसद भवन उनमें से सबसे नया माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको जो डिजाइन है बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। इसकी तुलना दुनिया के सबसे सुविधाई इमारतों में की जाती है। यह एक विशाल गोलाकार इमारत है जो कितने व्यास पर फैला हुआ है, पूछ दे कभी, मान लो इसका व्यास यानी कि रेडियस क्या है। ये देखो एग्जाम में ये सब क्या है ना, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, पार्लियामेंट का काम क्या है, पार्लियामेंट के फंक्शन क्या है, उसमें कौन कौन सा आर्टिकल पढ़ना। लेकिन अगर इतिहास से जब जाओगे क्वेश्चन कुछ भी आप देखो पूछने के लिए आप कुछ भी पूछ रहा है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको बता दिया कि भाई ये सब इतिहास एक प्रकार का जो जान जो कभी पूछ सकता है, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन बेसिक जो पूछता है, जैसे अभी क्या पढ़े कि उसका वास्तुकार कौन था, इसका शिलान्यासकार कौन था, ठीक है, या आपको किसने इसका मॉडल तैयार किया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है, जैसे उसके लाख कितने लाख खर्चे हुए थे, 86, वो याद रखना। अब इसका पूरा व्यास क्या है, 560 फीट, है ना। अब देखो इसका घेरा कितना दिखा, इसका घेरा क्या दिख रहा है,
533 मीटर है, मतलब ये पूरी गोलाई जो है ना कितना हो जाएगा 533 मीटर। लगभग कितना लिखा हुआ है, कितने एकड़ में, हाँ ये पूछ सकता है जनरली कि कितने एकड़ में फैला हुआ, ये कॉमन क्वेश्चन बन जाएगा। 6 एकड़ में, कितने एकड़ में, 6 एकड़ में, ठीक है। और आपको लिखोगे भवन में आपको क्या लिखा हुआ, 12 द्वार है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन इस प्रकार से कि भारतीय संसद भवन का आपको जो द्वार है मतलब गेट है, कुल कितने गेट है उसमें, वो 12 गेट जो है आप देख रहे हो ना, सभी अलग प्रकार के ऑफिस और आपको भवनों को जोड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। जिसमें हम लोग जनरली क्या देखते हैं, एक मेन गेट देखते हैं जहां से हम लोग पार्लियामेंट हाउस में घुसते हैं, वही ना देखते हैं जनरली, न्यूज में भी और सब जगह पेपर में भी, ठीक है। लेकिन इसमें कुल कितने द्वार हैं। अब आपसे पूछ देगा कि भाई आपको संसद भवन में जो हमला हुआ था वो कौन से गेट से हुआ था, गेट नंबर कितना था, 2 था, 4 था, 5 था, 10 था, 12 था, पूछता है क्वेश्चन सर, उस समय सब चर्चा में ज्यादा था, ठीक है। गेट नंबर आपको जो होता है अलग अलग प्रकार के, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलेंगे आपको 12 है, ठीक है। अब देखो इसमें से 5 द्वार क्या है सामने की ओर, ठीक है। आपको पहली पंक्ति का आपको सॉरी पहली मंजिल पर क्या है, खुला बरामद है यानी कि बरामदा है, और हल्के पीले रंग के आपको यहाँ पर क्या है 16 स्तंभ। एग्जाम में पूछ देगा, देखो सामने से दिखता है ना पार्लियामेंट हाउस का, सामने दिखेगा बड़ा बड़ा पिलर, वो 16 स्तंभ जो दिखता है, वहीं से नीचे में क्या गेट है, सीढ़ी चढ़ के सीधे सीधे आपको फर्स्ट फ्लोर आता है। जब फर्स्ट फ्लोर आएंगे है ना, तो वो क्या बोलेंगे उसमें 16 पिलर है। अब एक पंक्ति के साथ अगर बात करेंगे, प्रत्येक की ऊंचाई कितनी, मतलब देखा जाए यहाँ पर एक पंक्ति के साथ यहाँ पर सजी हुई है, और प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है, ये 24 पिलर का एक प्रत्येक का हाइट कितना है 24 फीट, कितना फीट हो जाएगा, मतलब 2 तल्ला हो गया एकदम सीधे, 11 दूनी 22 होता है, 1 फीट और लेके चलो है ना आपको, तो बोलेगा 24 फीट का एक पिलर है, बहुत बड़ा हो गया, उसी से 2 तल्ला कवर दिख जाएगा हमको। अगला देखा जाए तो यहाँ पर ये हमारा बना हुआ उस समय का फोटो है, ये आपको जो दिख रहा है पिलर सामने से दिखता होगा, सामने से, ये आपको मेन गेट हो गया सामने से, ऐसा तो बहुत सारा पिलर यहाँ पर दिख रहा है ना, उसमें से शुरुआत का जो सामने का दिख रहा है कितना दिख रहा है, तो जो भी होगा, ठीक है। तो ये फ्रंट का इस प्रकार से पूरा बना, इसकी गोलाई आपको पूरा, ये सब हम लोग देखे थोड़ा सा उस समय का फोटो है। अब देखोगे यहाँ पर भले ही इसको विदेशियों ने बनाया, लेकिन उन्होंने आपको भारतीय कला का आपको यहाँ पर आपको निशान छोड़ा, क्योंकि उनको जो बनाना था वो भारत के बनाना था, तो लिखा भले ही विदेशी आपको आर्किटेक्चर ने आपको इसको निर्माण किया हो, लेकिन भवन निर्माण में भारतीय सामग्रियों का और भारतीय श्रमिकों द्वारा किया जाना था, और आपको लिखा तभी इसकी तुलना वस्तु के भारतीय परंपराओं के से गहराई से पाई। मतलब जो भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो कुछ भी बनाना, क्योंकि भारतीय लोग ही बनाए, तो उन्होंने अपनी वास्तुकला का आपको यहाँ पर नमूना पेश किया। अगर विदेशी लोग बनाता तो आपको वैसा ही बनाता, जिसको क्या कहते हैं गोथिक कला पद्धति से। गोथिक कला मतलब जो आपको बहुत सारा हमारा चर्च, गिरजाघर, मंदिर है ना, जैसे हमारा मुंबई का रेलवे स्टेशन ब्रिटिश भारत में बना हुआ आपको रेलवे स्टेशन, जो विश्व का सबसे प्राचीन में से आपको देखा जाए, जो आपको काफी अच्छा माना था, सबसे भारत का सबसे प्राचीन माना जाएगा, जो डेवलप है, ठीक है। तो वो सब गोथिक कला से बना हुआ, लेकिन हमारे इस पार्लियामेंट में आपको विदेशी के साथ साथ भारतीय कलाकृति का भी दर्शाया गया, ठीक है। अब देखोगे इस इमारत का केंद्र बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद के मुख्य भवन को क्या कहते हैं, सेंट्रल हॉल कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा सेंट्रल हॉल कहां पर है, तो बोलेंगे संसद के मुख्य भवन में सेंट्रल हॉल है, ठीक है। अब यही बड़ाकार आपको क्या गोलाकार संरचना है, केंद्रीय कक्ष क्या लिखा हुआ मतलब सेंट्रल हॉल, केंद्रीय कक्ष मतलब सेंट्रल हॉल का गुंबद, गुंबद मतलब जो गोल आकार दिखता है ना इस प्रकार से, है ना, ठीक है। आपको देखोगे कितना फीट का व्यास पर है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है आपको 117 फीट। मतलब जो हम लोग पार्लियामेंट देख रहे हैं, ये जो गोलाई वाला दिख रहा है सेंट्रल हॉल, ठीक है, इसका हाइट कितना है 120 से लेकर आपको 100, क्योंकि ये सेंट्रल हॉल है, ठीक है ना। इसी में भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी भी है, ठीक है, इसी में भारत का सबसे बड़ा नाम है आपको सेंट्रल लाइब्रेरी, ठीक है ना। देखोगे आगे मिल जाएगा, ठीक है। अब यही चीज वहां पर आपको जो अब के वहां लिखा हुआ था वही चीज यहाँ पर भी थोड़ा सा बनाया गया, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, यहाँ जो बताने आपको बता देंगे, नहीं तो इसका हम पीपीटी देंगे, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आते हैं अगले कंटेंट में। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, केंद्रीय कक्ष मतलब सेंट्रल हॉल, केंद्रीय कक्ष मतलब सेंट्रल हॉल का ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। 15 अगस्त, ये भूलना नहीं है, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन का द्वारा भारत को सत्ता का हस्तांतरण कहाँ किया गया था, इसी कक्ष में हुआ था, याद हो गए। तो पूछेगा कि ब्रिटिश वायसराय ने यानी कि गवर्नर जनरल ने उसमें के आधार पर कि भारत को आपको सत्ता हस्तांतरण कौन से आपको भवन में किया, पार्लियामेंट हाउस में, कौन से स्थान में, तो बोलेंगे सेंट्रल हॉल में। किसमें कब किया, ठीक है, याद हो गया। उसका भी फोटो था, उतना हम लोग नहीं डाले हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की रचना भी आपको केंद्रीय कक्ष में ही, भारतीय संविधान की रचना मतलब इंडियन का जो हमारा भारत का जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब संविधान सभा बना, वो कहाँ बना, तो बोलेंगे इसी केंद्रीय कक्ष में ही आपको हुई थी। शुरू में केंद्रीय कक्ष का आपको उपयोग क्या था, पूर्ववर्ती केंद्रीय विधानसभा और राज्यसभा के आपको ग्रंथागार के रूप में किया गया था, मतलब आपको उसके कंपोजिशन के लिए इस्तेमाल किया गया था, राज्यसभा लोकसभा गठन जो किया गया उसके आधार पर, ठीक है। तो ये याद रखोगे आपको हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे सेंट्रल हाउस का अभी भी बहुत सारे प्रोग्राम क्या होते हैं सेंट्रल हॉल में ही होते हैं, है ना। अब देखो 1946 में इसका स्वरूप क्या था,
1940 में इसका स्वरूप परिवर्तित कर इसको आपको संविधान सभा के कक्ष में बदला गया, बता रहे थे अभी, ठीक है। तो क्या हो गया, इसी सेंट्रल हॉल का नाम क्या पड़ गया, संविधान सभा कक्ष, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ठीक है, बदल दिया गया। और 9 दिसंबर 1946 से 24 1950 तक वहां संविधान सभा की बैठक हुई। संविधान सभा की बैठक कौन से कक्ष में हुई, सेंट्रल हॉल में हुई। कहां पर हुई, कहां पर हुई, ठीक है। तो भारत के संविधान सभा का पहला मीटिंग जो हुआ से लेकर 24 जनवरी 1950 जो आखिरी तारीख है जिसमें हम लोगों ने संविधान में हस्ताक्षर किया सभी मेंबर्स ने, वो सब का सब कहां हुआ, इसी पार्लियामेंट हाउस के इसी सदन में हुआ, जिसका नाम क्या था, आपको सेंट्रल हॉल या केंद्रीय कक्ष, ठीक है ना। आगे बढ़ते, संविधान सभा की बैठक वर्तमान में केंद्रीय कक्ष का उपयोग दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन के लिए आयोजित किया जाता है। मतलब अब इतना वो विशाल था कि अब इसका, अब देखो हमारे पास लोकसभा अलग है, उसका भवन अलग हो गया, उसका कमरा अलग हो गया, राज्यसभा का अलग हो गया। तो अभी क्या हो गया, जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री समिट होता है यानी कि 108 का जब उपयोग किया जाता है तब आपको इसका आपको भवन बनाया। लेकिन आने वाले समय में याद देखोगे हमारा जो नया पार्लियामेंट हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, नया पार्लियामेंट देखें उसमें आपको इस प्रकार का कोई भवन नहीं है। क्यों, मतलब इस प्रकार का आपको कमरा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर अभी जो भवन बनाया जा रहा है जिसको हम लोग जान रहे हैं कि नया संसद भवन, ठीक है, वो बिल्कुल क्या है, याद देखोगे वो सब बड़े बड़े कमरे बनाए गए हैं जिसमें आपको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री समिट के लिए अलग से कमरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखो क्यों बनाया जा रहा नया, क्योंकि जनगणना के आधार पर अभी जो हमारा सीट है उसके आधार पर आपको पार्लियामेंट भवन जो है सही है। लेकिन 1971 फिर 1991 फिर 2009 इसमें जब भी आप देखोगे आप जब हमारे देश में आपको परिसंघ आयोग ने कुछ रिपोर्ट पेश किया संशोधित करते हुए, तो वर्तमान में हमारे देश में 25 लाख की आबादी में एक सांसद होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ये मैक्सिमम है, ठीक है। उस हिसाब से हमारी जनगणना लगातार बढ़ी है कि नहीं, अभी हमारे एरिया की आबादी हम बताएं उसमें लगभग 30 है, तो इसलिए अभी एक चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में 10-15 में भी एक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको नियम है कि मैक्सिमम 25 लाख हो गया तो आपको एक सांसद रहता है, ठीक है। क्योंकि बाकी आपको क्या है, तो आपको चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो हमको आपको पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिनिधित्व तो बढ़ेगा, है ना। इसीलिए आपको नए भवन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे कार्यालय आ गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट आ गया, बहुत सारी नई चीजें आ गई, और पुराना बिल्डिंग है जिसमें हम ज्यादा तोड़फोड़ नहीं कर सकते, हमको नया सकती। अब मान लो इतना बड़ा भवन है जिसमें कार्यालय है, सरकारी भवन है, तो अगर हम उसमें आपको तोड़फोड़ ज्यादा करेंगे डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो उसको एक प्रकार से संग्रहालय की तरह रखा जाएगा और नए भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो आपको 2 साल के अंदर, मतलब इसी साल कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर में इसी साल जो हमको लगता है वो 25-26 तारीख को इनॉग्रेशन होगा, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के आसपास में ये होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र का आरंभ होने पर आपको प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र आरंभ होने पर और राष्ट्रपति केंद्रीय कक्ष में, मतलब इसी सेंट्रल हॉल में सबको बुलाकर क्या कराते हैं, संबोधित करते हैं या शपथ दिलाते हैं, ठीक है ना। तो याद होगे इसका उपयोग अभी भी लगातार हो रहा है। जब भी हमारा कोई नया लोकसभा आता है तो सभी सदस्यों को आपको यहीं पर बुलाया जाता है, और लिखा हुआ है ना, आपको क्या कहते हैं, मिलाकर आपको दोनों को क्या कहते हैं, अब दोनों को संबोधित करते हैं। तो राष्ट्रपति का जो स्पेशल स्पीच होता है, एड्रेस होता है ना, 86 पढ़ेंगे 87 पढ़ेंगे आर्टिकल, ठीक है, आगे पढ़ना भी है, तो वो सब कहाँ होगा, केंद्रीय कक्ष में होगा, सेंट्रल हॉल में होगा, यानी कि केंद्रीय कक्ष में। अब आते, जब दोनों सभाओं का सत्र चल रहा हो तो केंद्रीय कक्ष का उपयोग सदस्यों द्वारा आपको आपस में अनौपचारिक बातें करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन जो भी है आपको याद रखना, यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारी बात, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट था। अब देखो यहाँ पर भारत के संविधान पे, यहाँ पर देख लो, ठीक है, भारत के संविधान सभा का आपको क्या लिखा हुआ है, चुनाव भारतीय संविधान सभा की रचना के लिए किया गया था, ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट। भारत के संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए, ऑब्वियस बात है, अरे संविधान बनाने के लिए। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा की सदस्य ही आपको प्रथम संसद के सदस्य बने थे। हम लोग ये पढ़े हैं, बताए हैं कि पहली बार हमारे जो संविधान सभा बना उसमें कितने मेंबर थे, 389। लेकिन याद रखोगे ये तो था जब संविधान सभा गठन हुआ था तब, लेकिन उसके बाद 3 जून 1946 को, क्या बोल रहे हैं, 3 जून 1940 को पाकिस्तान के गठन की प्रक्रिया के काम शुरू हो गई। तो 3 जून 1940 के बाद फिर से संविधान सभा गठन किया गया और उस समय आपको 324 सदस्य रह गए हमारे पास। कितने सदस्य रह गए आपको मिलेगा, लिखा हुआ भी, ठीक है ना। देखोगे तो संविधान सभा जब पहली बार बना था कितने मेंबर थे, 389। लेकिन फिर आपको क्या हुआ, जब 3 जून 1946 को घोषणा हो गई कि आपको पाकिस्तान का निर्माण होगा, फिर संविधान सभा की सदस्य संख्या क्या होगी, घट गई, क्योंकि अब जो हो गए मुस्लिम लीग अलग हो गया था, 73 सदस्य अलग हो गए थे जो भी थे, ठीक है। अभी लिखा आपको मिलेगा, आपको सारा चीज फिर से देख लो, ठीक है। पहली बार संविधान सभा की मांग कब की गई थी, VBI, ठीक है, पहली बार संविधान सभा की मांग कब की गई थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग कब की गई थी, 1895 में की गई थी। यानी कि जो कांग्रेस का अधिवेशन था 1896 का, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गीत गाया था, उससे 1 साल पहले भारत में संविधान सभा की मांग की गई थी कि हमारा एक अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो लिखा, और किसने किया था, BD तिलक ने। ये सब क्वेश्चन याद हो एग्जाम में तंग करता है, ठीक है। तो
जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे उसके इतिहास में चल रहा है अभी, ठीक है, ये बहुत जरूरी है सारा चीज, ठीक है, ठीक है। तो पहली बार संविधान सभा की मांग कब की गई थी, बोलेंगे 1896 की गई, किसके द्वारा की गई थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अब लिखो अंतिम बार कब किया गया था, अंतिम बार मतलब 5वीं बार जो किया गया था 1938 में किया गया था, किसके द्वारा, नेहरू जी के द्वारा। और आप याद होंगे जब उसमें आपको क्या थी, अंतरिम सरकार बनी थी तो उन्होंने आपको संविधान सभा की मांग की थी और नेहरू जी ने अंतिम बार की तरह संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपको कुल 5 बार इसकी मांग की गई, गांधी जी ने भी बीच में मांगा, ठीक है। 1800 ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 1855 में क्या बोलेंगे, बीडी तिलक के द्वारा पहली बार मांग किया गया और अंतिम बार कब मांगा गया, उसके बाद प्रक्रिया में आए लोग, है ना, काम तो हो ही रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, ठीक है। कब, हम ये बता चुके हैं कब, बताओ, हम लोग पढ़े थे ना संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर, लेकिन 22 जुलाई 1940 को इसका कंपोजिशन लगभग हो गया था। बैठक के आधार पर बात करेंगे तो बोलेंगे 9 दिसंबर 1940। ये कैसे बता, अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का प्रक्रिया है। संविधान सभा जब पढ़ रहे हैं, हम पढ़े थे कि भाई 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर को 3 प्रमुख बैठक हुई थी, कुल मिलाकर बहुत सारी बैठक हुई थी, लेकिन तीनों हम लोग पढ़े थे। शुरुआत में ही पढ़ाया हुआ, याद करो एकदम, जब हम परिचय पढ़े थे भारत के संविधान का, और पढ़े थे क्या, भारत के संविधान का इतिहास कैसे बना था, संविधान बनाने की प्रक्रिया कहां से हुई थी, तो वहां बार बार क्या आया था, हमारा आया था संविधान सभा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 22 जुलाई 1940 को। इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो बोलेंगे 9 दिसंबर 1940 को, है ना। तो यही सब चीज के बारे में बोला। इसमें क्या हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है, इसका जुलाई कब हुआ था, जुलाई 1940, सही बताया, 22 जुलाई, है ना, ठीक है, में संपन्न हुआ था। और बंटवारे के बाद कुल सदस्य संख्या आपको 389, है ना, में से भारत में आपको कितना रह गया, 299। लेकिन सिर्फ ये क्या हो गया, 299 के प्लस आपको और भी होगा, क्योंकि आपको ये सब जितना है, देखो क्या है इसमें, जिसमें से 296, अब 299 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको ये सब आपत्ति रूप से निर्वाचित सदस्य में थे, लेकिन कुल मिलाकर 324 थे। कैसे आएंगे देख लेंगे, अभी बता देंगे, ठीक है। जिसमें से देखो 299 नहीं रहा, जिसमें से 296 क्या हो गए, चुने हुए थे। चुने हुए मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ही चुने हुए थे। अब यहाँ लिखा हुआ वहीं पर 70 मनोनीत थे, जिसमें से कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो पहली बार जब संविधान सभा बना था, पूछ देगा, पहली बार जब संविधान सभा बना था भारत में, तो महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15, कितनी थी, 15, ठीक है। अनुसूचित जाति के कितने थे और अनुसूचित जनजाति कितने थे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। पहली बार जब संविधान बना, मतलब पार्लियामेंट्री हाउस बना, संविधान सभा मतलब पार्लियामेंट्री हाउस बना, तो उसमें कुल जो आपको आए, ये सब देसी राजे रजवाड़े के साथ साथ मिला के इसमें सब आता है, ठीक है। तो याद रखो क्या बोलेंगे आपको, 296, बाकी आपको 296 और यहाँ 200 कितना लिख रहा है, ये बाकी जो अंतर दिख रहा है वो दिख रहा है ब्रिटिश कमिश्नरी का, वो पढ़ेंगे हम लोग पहले भी पढ़े थे, ब्रिटिश कमिश्नरी क्या होता है, कितने प्रांत थे, ये सब चीज बताया हुआ था, ठीक है। तो आपको पूछे क्या, महिलाओं की संख्या कितनी थी, भारत में बनने वाले पहले संविधान सभा यानी कि पार्लियामेंट्री हाउस का पहले मेंबर कितनी, महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15, कितनी थी, 15। फिर आपको यहाँ पर अनुसूचित जाति कितना हो जाएगा और जनजाति कितना होगा, 33, याद रखिएगा। अगला आते हैं, देखोगे यही आपको है भारतीय संविधान सभा। इसमें हमारा जो देखोगे एक आपको लिखा होगा, क्या लिखा हुआ देखोगे ध्यान से, आपको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये एक भारत का विशाल साम्राज्य दिख रहा होगा आपको। इसमें आपको कहाँ तक दिख रहा है, पाकिस्तान तक दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, ये पूरा क्षेत्र दिख रहा है कि नहीं। और इसमें बीच में क्या बना हुआ, हाथी, क्या बना हुआ है, ये हमारे, अब देखो इंपीरियल आपको जब था तो उसका स्वरूप अलग था, फिर ये अलग हुआ, अब वर्तमान वाला बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब वहां पर क्या मिलेगा हमको, अशोक चक्र बना हुआ मिलेगा, है ना, इस प्रकार से। तो ये आपको हो गया कब का है, ये 1946 का। क्या लिखा हो देख लो यहाँ पर, ये क्या था बोलेंगे, उस समय संविधान सभा का स्वरूप कैसा था, एक सदनीय था। क्या था, एक सदनीय। भारत के संविधान का जब स्वरूप आया 1946 में क्या हो गया, एक सदनीय, है ना, याद हो गया। अब इतिहास में लिखा हुआ स्थापना कब हुआ, तो याद हो यहाँ पर बोलेंगे आपको क्या, ये आपको होगा 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946। क्यों, क्योंकि इस दिन पहला बैठक हुआ था, इस दिन पहला बैठक। लेकिन एक्चुअल हम बता चुके हैं कि ये 22 जुलाई 1946 को आपको बना था, ठीक है, क्योंकि चुनाव के बाद आपको ये पूरा गठित हुआ था, ठीक है। अब लिखा हुआ आपको भंग कब किया गया, 24 जनवरी 1950। क्यों, क्योंकि इसके बाद हमारा गया इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। संविधान सभा को कब भंग किया गया, इस दिन मोहर लगा, हमारा संविधान बना, और ये हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारा ये इतिहास जो है आपको एक पार्लियामेंट ही बोलेंगे, लेकिन क्या था, भारतीय संविधान सभा, जिसको कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। अब देखो लिखा, इससे पहले क्या था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके बाद क्या आया, भारतीय संसद, साफ साफ लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखोगे इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, हम बता चुके हैं 9 दिसंबर 1940 को पहला देश कौन बना था, डॉक्टर, है ना। इतिहास में पढ़ चुके हैं, इंडियन हिस्ट्री मतलब इतिहास बोलते हैं, आपको इंडियन पॉलिटी के इतिहास में पढ़ चुके हैं, हिस्टोरी में पढ़ चुके हैं उसका, कि भाई आपको याद होगा कि किस प्रकार से इसका गठन हुआ था। अभी भी देखिए हम लोग यहाँ पर, तो भारत के संविधान सभा का पहला बैठक 9, दूसरा 11 और तीसरा 13 को हुआ था, दिसंबर 1946, ठीक है ना, याद रखोगे, ठीक है, दिसंबर 1946, दिसंबर 1946। तो 9 तारीख को हुआ, उसकी बैठक की अध्यक्षता किसने किया,
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। और आपको बोलेंगे, आपको बाद में अस्थायी अध्यक्ष कौन बन गए, किस पार्टी के थे, कांग्रेस के, है ना। यही क्या हो गए, भारतीय संसद का पहला सदस्य भी बने, ठीक है। लेकिन लोकसभा आपको अध्यक्ष जो थे, आपको वो थे क्या, भारतीय संसद का निर्माता, ठीक है ना, याद हो गया। आगे पढ़ेंगे। प्रारूप समिति के आपको अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बीएन राव। जो ड्राफ्टिंग तैयार किया था कि हमारा संविधान कैसे बनेगा, उस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे, लेकिन उसका प्रारूप बनाने वाले थे बीएन राव, ठीक है ना, याद हो गया। उपाध्यक्ष कौन थे इस संविधान सभा में, आपको क्या बोलेंगे, ये संवैधानिक सलाहकार हो गए। उपाध्यक्ष कौन थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, और आपको कौन थे, बीटी कृष्णमाचारी। तो इन सब का भी नाम आपको थोड़ा बहुत कहीं पूछे तो ध्यान रखोगे। अब संरचना में सीटें आए तो कितना लिखा हुआ है, 389 सीट। कब लिखा हुआ, दिसंबर 1946 से जून 1947 तक, ठीक है। 3 जून 1947 बताया ना, जब विभाजन की घटना हो गई, घोषणा हो गई, तो स्वरूप बदल गया, ठीक है। अब 299 क्या हो गया, आपको जून 1947 से जनवरी 1950 तक। ये क्या, जो कुल मिलाकर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीत कर आए थे, इसमें ब्रिटिश कमिश्नरी इंक्लूड है, ठीक है, ब्रिटिश भारत का एक हिस्सा इंक्लूड है। देखोगे बाद में लिखा हुआ सीटों में 389, वही चीज आ गया, ठीक है। अब 389 में आपको कौन कौन सी पार्टियां थी, आपको 2 पार्टी का नाम आपको याद रखना, बाकी छोड़ देना। कांग्रेस की सीट थी 208, कितनी थी, 208, और मुस्लिम लीग की कितनी थी, 73। यही 2 याद रखना है। क्या देखो, यह हाउस ऑफ क्या, पार्लियामेंट। जब पहली बार मीटिंग हुई तो नेहरू जी, पटेल जी सब साथ में थे यहाँ पर, ठीक है ना। तो पहला मीटिंग जो हुआ था उसमें कांग्रेस के 208 और आपको क्या बोलेंगे, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य पार्टिसिपेट किए थे। कब, जब भारत के संविधान सभा का पहला गठन हुआ था, और जो लोग चुनाव जीत कर आए थे उसके आधार, ठीक है। ये सब हम क्लास में पहले भी बताए हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे लिखा हुआ है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर हुआ। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के संविधान का गठन जो हुआ, संविधान सभा मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसको बोल रहे हैं, उसका गठन किससे हुआ, बोलेंगे आपको ये हुआ किससे, तो बोलेंगे कैबिनेट मिशन प्लान की अनुशंसा पर। मतलब ये ही था जो कि भारत में संवैधानिक संशोधन के साथ साथ भारत के आपको क्या बोलेंगे, स्वतंत्रता के लिए काम किया, ठीक है। और लिखा हुआ है इस संविधान सभा में आपको क्या बोलेंगे, 73 मुस्लिम लीग के, और क्या लिखा हुआ है, सदस्य ने आपको 3 जून 1947 को विभाजन की जब घोषणा हो जाती है तो उसके आधार पर इसका फिर से पुनर्गठन किया गया, और वहां पर 389 के बदले में क्या आ गया, कुल मिलाकर 324 सदस्य। ये बता रहे थे आप लोग बार बार, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे यहाँ पर आपको क्या आता है, भारत में प्रथम आम चुनाव के बाद गणतंत्र भारत का पहला संसद गठन किया गया। यहाँ से हमारा इतिहास बदल जाता है, क्योंकि आप 1950 में जो पार्लियामेंट देखे और ये जो पार्लियामेंट देखे, दोनों में अंतर है। क्यों, क्योंकि उसमें आपको एक दिखा पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें हमारा क्या था, आपको एक देखा होगा भवन था जिसमें आपको संविधान सभा के द्वारा बनाया गया आपको पार्लियामेंट था। लेकिन चुनाव हुआ आपको कब, 1952 में पहली बार सरकार आई, आपको जनता के द्वारा चुन के, क्योंकि आपको संविधान सभा जनता द्वारा नहीं चुना गया था, वो क्या था, अप्रत्यक्ष चुनाव से। लेकिन जब संविधान सभा गठन किया गया, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, तो देखो क्या लिखा आपको, भारत में पहली बार राज्यसभा का आपको गठन कब हुआ, 3 अप्रैल 1952 को, और लोकसभा कब हुआ, 17 अप्रैल 1952 को। ये कब, ये चुनाव के माध्यम से, किसके माध्यम से, ठीक है, आम चुनाव के बाद। क्या बोलेंगे, आम चुनाव के बाद। लिखा हुआ पहला संसद सत्र कब आया था, बहुत भारत का पहला, आपको क्या, स्वतंत्र भारत का ही नहीं, गणतंत्र भारत का पहला संसद सत्र कब शुरू हुआ, 13 मई 1952। क्या बोलेंगे, 13 मई 1952। एग्जाम में पूछा सब क्वेश्चन, ठीक है ना। पहली लोकसभा याद हो, क्या लिखा हुआ में कुल कितने बैठक हुई, पहली लोकसभा में कुल कितनी बैठक, पहली बार जब कंडक्ट कराया गया तो कुल कितनी बैठक हुई, 677 बैठक हुई। लोकसभा के 5 साल के कार्यकाल में आपको कितने विधेयक पास हुए, 333 विधेयक। मतलब 5 साल तक लगातार कितने विधेयक बने, 333 विधेयक पास हुए। मतलब बहुत ज्यादा काम हुआ, क्योंकि देश आजाद हुआ था और नया नया आपको हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, जिसमें 6 संविधान संशोधन भी शामिल है। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 संविधान संशोधन भी प्रथम 5 साल में हुआ, होगा ना, ठीक है। अगला क्या लिखा हुआ देखोगे आपको, इसमें संसद में महिलाएं आपको अल्पमत में थी, वो आप उस वक्त संसद के दोनों सदनों को कुल मिलाकर कितनी महिलाएं थी, मतलब 1952 में अगर बात किया जाए, अभी कितनी है, अभी हमारे देश में पार्लियामेंट में लगभग 108 महिलाएं हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा लोकसभा मिला अभी कितना है, 108 के आसपास। उसमें कितनी थी, 33% होना चाहिए। आपको महिलाएं तो 50% मांगती है, लेकिन 33% होना चाहिए, लेकिन 33% भी पूरा नहीं है, क्योंकि 108 है। 33% होगा क्या, नहीं हो पाएगा, है ना, दोनों सदनों को मिला दिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखोगे आपको, ये पहले बार में कितनी थी, मात्र 20 थी, ठीक है। ये हमारा पार्लियामेंट भवन वर्तमान वाला, अभी भी क्या हो जाएगा, इसी साल से पहले वाला हो जाएगा, है ना, क्योंकि नया भवन जो है वो बना है, उसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। आते हैं वर्तमान पार्लियामेंट भवन के कंपोजिशन में। वर्तमान पार्लियामेंट के कंपोजिशन मतलब 2022 में और 2019 के बाद से जो हमारा आया उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, भारतीय संसद का वर्तमान स्वरूप, ठीक है। पहला चीज,
कि आपको वर्तमान में हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो क्या है, दोहरा सदन है, एक अपर हाउस है एक लोअर हाउस है, ठीक है। सदन में आपको कौन कौन से आपको सभा आएंगे, तो बोलेंगे राज्यसभा और लोकसभा। पार्लियामेंट का गठन 3 चीजों से होता है, अंग 3 होते हैं, लेकिन हाउसेस कितने होते हैं, सदन मतलब हाउस, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे राज्यसभा और लोकसभा। इसमें राज्यसभा क्या हो गया, अपर हाउस, लोकसभा क्या हो गया, लोअर हाउस। पढ़ेंगे आगे, पूरा डिटेल से पढ़ना है सब चीज, ठीक है। आपको देखोगे अब इसका इतिहास आ रहे, इसकी स्थापना कब की गई, क्या बोलेंगे 26 जनवरी 1950, कब, आज से 72 साल पहले, ठीक है। क्योंकि आपको देखोगे अब हमारा क्या हो गया, आज से 72 साल पहले, ठीक है। हम लोग गणतंत्र हुए कितने साल हो गए, अरे 72 साल हुए, लेकिन हम लोग इंडिपेंडेंट हुए कितने साल हो गए, दोनों में अंदर है ना, रिपब्लिक हुए हम लोग 72 साल में, लेकिन हम लोग आपको इंडिपेंडेंट हुए मतलब आपको 75 साल पूरा बना लिए, ठीक है ना। अब देखो पूर्ववर्ती मतलब क्या, इससे पहले क्या था, तो बोलेगा भारत का संविधान सभा, ये क्या बन गया, भारत का संसद। इससे पहले क्या था, बोलेगा भारतीय संविधान सभा के पहले क्या था, इंपीरियल, पढ़ाए थे। उससे पहले क्या था, ब्रिटिश राज का क्षेत्र में, है ना, वही आपको आया, ठीक है। तो बाद में क्या हो गया, आपको ब्रिटिश भारत के बदले में आ गया भारतीय संसद, मतलब इंडियन पार्लियामेंट। अब इसका नेतृत्व करता कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, संसद भवन में कुछ भी बना वो किसके आदेश से बना, राष्ट्रपति के आदेश से। क्योंकि हम लोग जानते हैं संसद भवन के 3 अंग होते, कितने होते हैं, संसद को पूरा किया था 3 अंगों को मिलाकर। यहाँ पर 2 सदन तो होता है, इन 2 सदनों के द्वारा बनाए गए कानून अंत में किसके पास जाता है ना, जो आपको कानून नहीं बना, सिर्फ एक प्रकार से बिल पास हुआ, विधेयक रहता है, जब तक इसकी मोहर नहीं लगेगी। मतलब वर्तमान में हमारे देश में कौन हमारी राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू। देश की कितनी राष्ट्रपति, 15वीं, ठीक है। कब इन्होंने कब पद ग्रहण किया, क्या हो जाएगा, 26 जुलाई होगा ना, ठीक है ना, याद रखोगे। अब भारत का वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हो गया, ये कितने में हो जाएंगे, 14वें हो जाएंगे, वो ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अब राज्यसभा के उपसभापति वर्तमान में कौन है, पूछेगा राज्यसभा के उपसभापति। अब यहाँ पर उपसभापति इसलिए कि हम लोग जानते, आगे पढ़ेंगे भी, कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, आपको जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया, उपसभापति मतलब वाइस, आप क्या बोलेंगे, चेयरमैन, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, एक कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, याद रखोगे। अब सदन का नेता कौन है, राज्यसभा के सदन का नेता कौन हो जाएगा, पीयूष गोयल, जो हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में है ना, वो क्या हो गए, सरकार की ओर से सदन का नेता कौन हो गया, ठीक है, पीयूष गोयल। राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, ये सब आपको करंट का चीज है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग परिचय पढ़े एक प्रकार से, अब संख्या क्या नहीं है, देखो आर्टिकल हम लोग जान रहे, पढ़े राज्यसभा कौन सा आर्टिकल में, लोकसभा में, अभी तक हम वही बता रहे जो हम लोग जनरली नहीं पढ़ते और थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन ठीक है ना, ठीक है। राज्यसभा में आपसे एग्जाम में करंट का क्वेश्चन आया कि नहीं सर, ये सारा चीज करंट का भी है कि वर्तमान स्वरूप में राज्यसभा का विपक्ष का नेता कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। ये इससे पहले क्या थे, लोकसभा में भी आपको विपक्ष नेता रहे, ठीक है ना। आगे रखेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। तो इस लोकसभा में सदन का नेता कौन है, नरेंद्र मोदी। देखो राज्यसभा में भारत सरकार का आपको नेता कौन हो जाएगा, राज्यसभा में भारत सरकार की ओर से सदन का नेता कौन है, पीयूष गोयल। लेकिन लोकसभा में कौन है, ठीक है, दोनों में अंतर समझ आ रहा है ना, ठीक है, याद हो गया। लेकिन राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन हो गया, मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन लोकसभा में कौन हो जाएगा, अधीर रंजन चौधरी, कौन हो जाएगा, अधीर रंजन चौधरी, याद रखोगे। ये देखोगे लिखा हुआ संरचना। अब संरचना मतलब वर्तमान में हमारे पास लोकसभा में कुल कितने, आपको लोकसभा राज्यसभा में कुल कितने सीट है, कितना हो जाएगा, जो अभी है होना चाहिए कितना, तो बोलेंगे क्या, थोड़ा समझ लो, एक्चुअल में बोलते हैं ना 776 होते हैं, प्लस आपको 12 + 2 मतलब कितना होगा, 14 होगा ना। लेकिन अब वो बदला है, ठीक है, तो बताओ कितना हो जाएगा, 790। लेकिन यहाँ कितना दिख रहा है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, 2 इंडियन क्या किया गया, जब 2 आंग्ल भारतीय को हटा दिया गया तो संख्या कितनी हो जाएगी, इसीलिए ऊपर में क्या दिख रहा है, 245 राज्यसभा का और 543 किसका दिख रहा है, ठीक है ना। याद हो, ये वर्तमान का है, 22 का है वर्तमान का। यहाँ पर हम लोग 790 क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि 2 आंग्ल भारतीय को संविधान संशोधन नंबर 104 के द्वारा हटा दिया गया। और आप याद रखोगे कि आपको 104 के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति के सीटों को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। हम लोग पढ़ेंगे, अभी भी मिलेगा, ठीक है। ये देखो ध्यान से समझोगे, राज ये किसका है, ये राज्यसभा का, ठीक है ना, ये किसका है, राज्यसभा का। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होंगे, कैसे कैसे आता है सब पढ़ना, लेकिन कितने सदस्य होंगे वर्तमान में, तो सरकार में कितने हैं, अब विपक्ष में कितने हैं। इसका मतलब राज्यसभा में सरकार को बहुमत नहीं है, किसको बहुमत है, विपक्ष को। मतलब विपक्ष मतलब कांग्रेस, उसके सारे सहयोगी दल, थर्ड फ्रंट या आपको अलायंस को। सरकार को इसीलिए किसी किसी प्रकार के बिल में आपको पास करने में दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो देखोगे यहाँ पर अतिरिक्त 8 है, अगर इस अतिरिक्त 8 को भी ले लिया जाए तो भी हम विपक्ष को आपको पीछे नहीं कर पाएंगे,
इसलिए सरकार लगातार ये प्रयास करती है कि भाई हम राज्यसभा का इलेक्शन में जरूर जीत, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बहुमत में हैं और यहाँ पर भी अगर हम बहुमत में आ जाएंगे तो कोई भी कानून बदल सकते हैं या कोई भी कानून नया बना सकते हैं। इसीलिए हमेशा राज्यसभा में विरोध हो जाता है, इसलिए बहुत सारे बिल जो है लटक जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बिल क्या हो जाते हैं, लटक जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर अगला क्या है, लोकसभा का, ठीक है, ठीक है, लोकसभा का। तो यहाँ पर 543, ठीक है, 543 याद हो, 543 में आपको सरकार के पास कितना है वर्तमान में, 355। ये वर्तमान का मतलब आज भी यही है, ऐसा नहीं समझिए बदल गया, आज भी यही, ठीक है। विपक्ष में कितना है क्या, ठीक है, इसमें रिक्त मतलब खाली कितना है, 3, ठीक है ना। तो अभी सरकार के पास फुल मेजोरिटी कितने का है लोकसभा में, लेकिन क्या राज्यसभा में है नहीं, इसीलिए बहुत सारे बिल अटक जाते हैं। तो याद रखोगे यहाँ पर 788 क्यों है, क्योंकि 2 को हम निकाल दिए हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं, है ना। हम लोग को पता है 14 क्या हो गए, तो आपको पता है 12 राज्यसभा से और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के थे, जो आपको 14 तो अभी भी 12 तो अभी भी राज्यसभा में, लेकिन 2 को हटा दिया गया 104 नंबर संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। अब देख लो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में थोड़ा सा इसको देखते हैं परिचय, फिर आगे बढ़ते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब क्या हो गया, राज्यसभा, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल मतलब क्या हो गया, लोकसभा, ठीक है। नॉट मोर देन 250, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है ना, नॉट मोर देन मतलब 250 मतलब इससे अधिक नहीं होगा, अधिकतम मतलब 250, नॉट मोर देन 240 आपको 545, है ना, ये अधिक नहीं हो सकता उसे, कब तक, अगले परिसीमन आपको आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 2026 तक बोला जाता है। लेकिन आगे देखा जाए तो देखोगे जनगणना जब होगी तभी आगे बढ़ेगा, लेकिन 545, लेकिन इसमें क्या हो गया 543 वर्तमान में है, ठीक है। 12 नॉमिनेटेड होते हैं और आपको टोटल संख्या कितनी होती है, आपको 238, ठीक है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये देखो ये सब चीज हम लोग को पूरा डिटेल से पढ़ना, थोड़ा हम समझा दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर देखो क्या है कि काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, और ये क्या हो जाएगा, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, ठीक है ना। तो बोलेंगे आपको राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। 250 को कैसे कैसे बांटा गया, तो बोलेंगे याद रखोगे ये अधिकतम होगी, वर्तमान में क्या है 245, वो पढ़ना हम लोग पढ़ेंगे। 250 में क्या हुआ, 12 का नॉमिनेशन प्रेसिडेंट के द्वारा किया था, किसके द्वारा किया था, ये सब डिटेल से पढ़ना हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो गया, मोर देन, आपको क्या लिखा हुआ, आपको नॉट मोर देन 230, मतलब ये सब जो है ना, ये होते हैं आपको जो स्टेट के जो हमारे और यूनियन टेरिटरी के हमारे जो आपको क्या होते हैं प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं, मतलब ये सब निर्वाचित है, ये सब क्या है, इलेक्टेड मेंबर है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है, ये पूरा डिटेल से पढ़ना, हम लोग अभी पढ़े नहीं है, सिर्फ ये आपको संख्या दिख रहा है आपको। ये 12 लोग का मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। कहाँ से करते हैं, आपको 4 क्षेत्रों से करते हैं, कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य से, है ना। ये सब हम लोग को पढ़ना है डिटेल से, अभी परिचय चल रहा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपको नॉट मोर देन 545, ठीक है। इसमें 530 क्या हो जाएंगे, इलेक्टेड हो जाएंगे, जो सीधे सीधे हम और आप जो 18 साल के वयस्क व्यक्ति हैं वो चुन के सरकार को भेजते, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट वोटिंग से होता है, और कुछ का मनोनयन होता है। लेकिन यहाँ पर जो भी आएंगे उसमें 2 का आंग्ल भारतीय को आपको मनोनीत किया जाता था, जो समाप्त कर दिया गया। इस आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर अब संख्या जो है कम हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा, तो बोलेंगे 545। अब देखोगे क्यों, क्योंकि 550 प्लस 2 बोलते थे 52, ठीक है। ये 550 प्लस 2 मतलब 52 मैक्सिमम होता है, लेकिन वर्तमान में कितना आ रहा है आपको 545, ये वर्तमान का हो गया, ठीक है ना। और ये भी आपको यहाँ पर बोलेंगे तो 245 होना चाहिए था वर्तमान के आधार पर, ये याद रखोगे। इसको अगले क्लास में लोग चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। बाकी यहाँ से हम लोग देखो थोड़ा सा देख लेते हैं लास्ट में, ठीक है। 104 संविधान संशोधन अधिनियम, लोकसभा और राज्य विधानसभा में आपको एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आपको क्या आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, कब, 2021 में। कब किया गया है, 2021 में। और एससी और एसटी का जो हमारे उम्मीदवार है उनके आरक्षण को अगले 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया, जो आपको क्या था 2020 तक था उसको बढ़ा के 2030 तक कर दिया गया। और एंग्लो इंडियन के जो 2 आपको क्या थे के आपको लोकसभा में 2 और प्रत्येक राज्य में 1-1 था लगभग, वो सबको समाप्त कर दिया गया। अब बोला गया इसीलिए आपको संख्या कितनी हो गई, 543 हो गई है। कितनी हो गई है ना, किसकी, लोकसभा की। राज्यों में जैसे हमारा झारखंड है, तो झारखंड में पहले 82 सीट था, अब हो गया 81 सीट, है ना, क्योंकि एक एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया, सीट को हटा दिया गया, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए, क्या देख लो थोड़ा सा लास्ट में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपको आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को आपको क्या लोकसभा में आपको नामित किया जा सकता था, जो अब क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। आज इतने रहने देते हैं, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे और डिटेल से फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद। हम लोग अगले क्लास में यहाँ से फिर पढ़ेंगे और डिटेल से देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।